नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया। वक्त हो चला है क्राइम रिपोर्ट का। तो शुरुआत करेंगे जबलपुर से, जहां बाल कल्याण समिति के हाथ दो ऐसे शख्स लगे हैं जिन पर बड़ी गैंग को संचालित कर बड़ी वारदातों को अंजाम देने का शक है। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस अब इनसे सच उगलवा रही है। एमपी की सड़कों पर बच्चे क्यों मांग रहे भीख? अनाथ आश्रम को चंदा या जालसाजों का धंधा? गंदा है पर धंधा है। ये गंदा धंधा भीख मांगने का है। आपने अपने आसपास चौराहों, गलियों या सड़कों पर बच्चों को भीख मांगते तो देखा ही होगा। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी अनाथ आश्रम का सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। उस आश्रम के लिए आपसे चंदा मांगते हैं, लेकिन क्या ये चंदा वाकई आश्रम के लिए मांगा जाता है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जबलपुर बाल कल्याण समिति ने एक ऐसे गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा है जो आश्रम के नाम पर चंदा मांगकर अपना धंधा चला रहे थे। एक बच्चा हमने जो अपने संरक्षण में लिया था, उसने ये बताया था कि तकरीबन 350 लोग पूरे मध्य प्रदेश में इनके फैले हुए हैं और 350 सर्टिफिकेट उनको दिए हैं, जिनसे ये भीख भी मंगवाते हैं और चोरी भी करवाते होंगे, निश्चित तय है। बाल कल्याण समिति की कस्टडी में खड़े इस शख्स का नाम शारदा शर्मा है, जो अनाथ निकेतन के नाम से फर्जी सर्टिफिकेट बनाता था, जिस पर मंत्री और अधिकारियों के हस्ताक्षर भी होते। शारदा एक सर्टिफिकेट को 300 से 400 रुपए में बेचता था और बच्चे इस सर्टिफिकेट को खरीदने के बाद अनाथ आश्रम के नाम पर चंदा मांगते थे। ये पूरा अपना जो मध्य प्रदेश में बस अनाथ बच्चों के लिए चंदा मांगने के लिए, मांग के खाओ, बस मांगने की परमाटी देते हैं, मतलब और कोई नहीं। हाँ, डोनेशन में हम लड़कों से जो अपने कागज बना के देते रहे, उनसे लेते रहे 300-500 रुपए, 400-500 लेते हैं। फिर क्या करते फिर उसके बाद आप? बस हम लोग घूमते रहते हैं, चंदा करते हैं घूम के। ये हम लोग अब गरीब इंसान है तो खाते पीते हैं भैया। ऐसे करीब 350 सर्टिफिकेट शारदा अब तक बेच चुका है, यानी उसके बेचे गए सर्टिफिकेट पर प्रदेश भर में भीख मांगी जा रही है। लेकिन हकीकत कुछ और भी हो सकती है। बाल कल्याण समिति मानती है कि भीख मांगने वाले ये बच्चे नशीले पदार्थों की तस्करी भी करते हैं, कुछ चोरी और कुछ चेन खींचने का काम भी। संभवतः इनके जो बच्चे हैं ये पूरे मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं और ये शक के दायरे में ऐसे भी आ रहे हैं। हो सकता है ये नशे का काम भी करते हो, नशे की चीज़ें सप्लाई भी करते हो और जो चेन इन खींचने के जो कांड होते हैं उसमें भी इन लोग इन्वॉल्व हों। यानी अब अगर बाल कल्याण समिति की आशंका सही निकलती है तो अनाथ आश्रम के सर्टिफिकेट को अपराध का लाइसेंस भी माना जा सकता है। फिलहाल शारदा और उसके साथी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और अब बात करते हैं एक शिक्षक की मौत की। जहर ने शिक्षक की जान ले ली, लेकिन यह जहर उसने खुद पिया या किसी ने उसे जहर देकर मार डाला? इस सवाल ने हकीकत पर पर्दा डाल रखा है। जुर्म की यह दास्तां बिलासपुर की है। क्यों पिया जहर का प्याला? या किसी अपने ने ही उसे मार डाला? सामने आया प्यार का सच, लेकिन क्या है मौत की हकीकत? ये सवाल बिलासपुर में हुई एक शिक्षक की मौत का है। शिक्षक की मौत जहर से हुई है, लेकिन मामला संदिग्ध है। दरअसल सूरजपुर के भटगांव में रहने वाला राकेश उपाध्याय बिलासपुर में रहने वाली सुषमा नाम की एक लड़की से प्यार करता था और इससे मिलने अक्सर बिलासपुर जाता था। जब उसकी मौत हुई उस वक्त भी वो सुषमा से मिलने बिलासपुर आया था, जहां से सुषमा ने एक फोन कॉल राकेश के भाई को किया और उसे जल्दी बिलासपुर आने के लिए कहा। फोन आया सुषमा का, तो उसने बोला भैया का थोड़ा तबीयत खराब है, तुम बिलासपुर आ जाओगे क्या? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, देख आप बताइए। तो बोली रुको बताती हूँ।
फिर मैंने कंटिन्यू कॉल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने कॉल रिसीव किया, बोला राहुल जल्दी से आ जाओ। फिर मैं जल्दी आया, यहाँ 11 साढ़े 11 बजे पहुँचा तो बॉडी मर्चुरी में शिफ्ट कर दिए थे। राकेश का भाई बिलासपुर पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। राकेश की लाश उसके सामने थी। उसने जब सुषमा से घटना के बारे में पूछा तो बताया गया कि राकेश ने जहर खाकर खुदकुशी की है, लेकिन ये बात परिजन के गले नहीं उतरी और उन्होंने सीधे तौर पर राकेश की मौत के लिए सुषमा को जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसा मुझे आने के बाद पता चला है कि इन राकेश उपाध्याय में जो मेरे साले हैं और सुषमा में कई सालों से अच्छी खासी दोस्ती संबंध थे और मतलब शादी जब भी उसकी लगती थी तो सुषमा ये मतलब उस शादी तोड़वा देती थी। राकेश के परिवार वालों का कहना है कि सुषमा को राकेश की शादी करने से परेशानी थी और वो कई बार उसकी सगाई भी तोड़वा चुकी है, लिहाजा वो मान रहे हैं कि सुषमा ने ही राकेश की हत्या की है। तो वहीं पुलिस भी मामले को संदिग्ध मान रही है और वो भी इन सवालों में उलझ गई है कि राकेश ने खुद जहर खाया है या किसी ने उसे जहर दिया है। एक टीचर जिसका नाम है राकेश उपाध्याय, ये यहाँ पर किसी के यहाँ आता था, संभवतः उसकी प्रेमिका के यहाँ उसका आना जाना था। तो 14 तारीख को भी ये आया हुआ था। उसी दौरान उसने जहर खा लिया या खिलाया गया, जो भी बातें आ रही है इसमें, और उसके बाद इसको सिम्स में भर्ती कराया गया। उसकी आज डेथ हुई है और इसमें मर्ग कायम किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। राकेश और सुषमा के रिश्ते के बीच का सच सबके सामने है और अब पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुट गई है कि राकेश की मौत आखिरकार आत्महत्या है या हत्या। और अब बात करते हैं ऐसी वारदात की जो पुलिस की नजर में एक हादसा थी, जो अब हत्या में तब्दील हो चुकी है और आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। शादीशुदा महिला पर आया दिल, प्यार को नहीं मिली मंजिल, महिला का इनकार, पति की समझाइश लेकिन खत्म नहीं हुई ख्वाहिश, तो लगाया मौत का करंट। इश्क, समझाइश और मौत, जुर्म की ये दास्तां ग्वालियर की है। वारदात काफी हैरान कर देने वाली है। हैरानी इसलिए क्योंकि पुलिस जिसे हादसा समझ रही थी, असल में वो एक साजिश निकली। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम रितेश रजक है। रितेश की करंट लगने से मौत हो चुकी है। पुलिस ने 4 जून को उसका शव एक खेत से बरामद किया था। पास में बिजली के तार थे, तो पुलिस को भी लगा कि रितेश हादसे का शिकार हुआ है। थाना पुरानी छावनी में 4 जून को एक बड़ा ही संवेदनशील मामला सामने आया, जिसमें एक मृतक डेड बॉडी मिली जो कि अज्ञात थी। थाना प्रभारी अभिजीत और सीएसपी साहब और इनकी टीम गई स्पॉट पे तत्काल, तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंटल टाइप बाहर से किसी की डेथ हुई है। पुलिस के हाथ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी तो उसे पता चला कि रितेश की गर्दन पर कुछ निशान भी हैं, जिसके बाद उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि रितेश की हत्या की गई है। लिहाजा पुलिस ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी। इस दौरान मनीष किरार नाम का शख्स शक के घेरे में आया और पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो सारी चालाकी सामने आ गई। समझाने की कोशिश की मैंने, तेरी दिमाग में कुछ आ रहा हो तो समझ जा। आखिरी में फिर मैंने वो माना नहीं, तो मैंने उसकी साबी डाल कर मुँह दबा लिया और फिर उसका दीवार में देकर जमीन पर डाल लिया। मैंने उसका टेंटुआ दबाकर उसे गैर कर डाला। गैर करने के बाद मैंने उसे रस्सी से बांध के पीछे की तरफ सरकाया और सरकाने के बाद उसे ले गया और उसे करंट के शॉट मार दिए। रितेश के दिल में मनीष की पत्नी के लिए प्यार था, जिसका पता जब मनीष को चला तो उसने रितेश को समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने पहले रितेश को बेहोश किया और फिर करंट का शॉक लगाकर उसकी हत्या कर दी। 4 तारीख को ही मनीष किरार ने अपनी पत्नी से प्लान के तहत
मृतक को बुलाया, उसके बाद छत पे ही उसका मारपीट और गला घोंटने का और मारने का पूरा प्रयास किया, जिसमें वो अचेतन हो गया। उसके बाद रस्से के सहारे उसने नीचे डेड बॉडी लाई, पास के खेत में जो वायर था उसको तोड़ के या काट के उसके बाद उसको लगा दिया, जिसकी वजह से उसको मृत्यु हो गई। देखने में ऐसा लगे जिससे कि वो एक्सीडेंटल है। इसकी आरोपी की पत्नी की क्या भूमिका थी, इसके बारे में विवेचना की जा रही है। पत्नी अभी मिली नहीं है, उसके बाद जो भी तथ्य जैसे आएंगे साक्ष्य में वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। पुलिस को लगता है कि इस पूरी वारदात में कहीं न कहीं मनीष की पत्नी ने भी अहम रोल अदा किया है। लिहाजा पुलिस अब मनीष की पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रही है। उधर जबलपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे अंधे कत्ल का खुलासा किया है जिसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आरोपी अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सके और अब पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। जुए में हारी दौलत, मिली कुछ दिनों की मोहलत, जब सताया कर्ज का डर तो किया मर्डर, खाली जेब मौत का सबब। हत्या की यह वारदात जबलपुर की है, जहां पुलिस ने 12 जून को एक युवक का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया था। पुलिस को मामला पहली नजर में संदिग्ध लगा। एक तरफ पुलिस इसे हादसा मान रही थी तो दूसरी तरफ मौके से कुछ ऐसे सुराग उसे मिले जो मन में कई सवाल पैदा कर रहे थे। पुलिस ने इन सवालों के जवाब जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया और जब रिपोर्ट आई तो साफ हो गया कि इस युवक की हत्या की गई है। सभी साक्ष्य को गंभीरता से कलेक्ट किया और पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत जब यह स्थिति लगभग स्पष्ट हुई कि संभवतः इस जो अज्ञात व्यक्ति है उसको मार के ट्रैक पे फेंका गया है। पुलिस के सामने अब दूसरी बड़ी चुनौती थी शव की पहचान करना। तो सबसे पहले पुलिस इसी दिशा में आगे अपनी जांच शुरू कर रही थी और उसे पता लगा कि मरने वाले का नाम जितेंद्र केवट है। पहचान होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच को एक कदम और आगे बढ़ाया और पहुंच गई उसी जगह जहां जितेंद्र का शव पुलिस को मिला था। सबसे पहले जो मृत व्यक्ति है उसकी शिनाख्ती की गई और जब क्षेत्र को बहुत ढंग से सर्वे किया गया, वहाँ पे तलाशी की गई तो एक आइडेंटिटी कार्ड मिला, जिस आइडेंटिटी कार्ड में दिलीप बर्मन का नाम लेख था। उस लीड के आधार पे दिलीप बर्मन और सुनील केवट को पकड़ा गया। तो आखिर पुलिस को मौके से एक और बड़ा सुराग मिल गया। पुलिस ने मौके से दिलीप बर्मन नाम के शख्स का आईडी कार्ड बरामद किया और दिलीप को हिरासत में ले लिया। दिलीप से जब जितेंद्र के बारे में पूछा गया तो उसने पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रख दी। ये तीनों साजिश के रूप में ये जो दिलीप और सुनील हैं उसको साथ में लेके बहदन पुलिया और बुलंद पुलिया के बीच में ले गए, वहाँ नशा किए और प्रायोजित ढंग से आरोपी दिलीप ने एक चाकू भी खरीदा था। उसको उस पे चढ़ के उसकी हत्या करने की नीयत से पत्थरों से उसका सर कुचल दिया, उस पे वार भी किया। दिलीप जुए में कंगाल हो चुका था। उसने जितेंद्र से कुछ पैसे उधार लिए और जब उधार ली गई रकम वापस लौटाने का समय नजदीक आया तो उसने अपने साले सुनील के साथ खौफनाक साजिश रची और जितेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए जीजा साले ने जितेंद्र के शव को पटरी पर फेंका, लेकिन उनकी ये तरकीब कोई काम नहीं आई और हत्या के आरोपी जीजा साले सलाखों के पीछे हैं। 4 शातिर चोर जो शहरों से बाइक चुराते थे और उन्हें गांव में ठिकाने लगाते थे, ये चोर अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं और साथ में वो भी हाथ लग चुके हैं वो सौदागर जो चोरी की बाइक का सौदा कम कीमत में करते थे। चार चोर 10 खरीदार, अलग अलग शहरों में चोरी की 28 वारदात, गांव के छोरे शहर के छिछोरे। सागर में
एक बाइक चोर गिरोह पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही चोर हैं। इनमें से 4 ऐसे सदस्य हैं जो बाइक चोरी करते थे। बाकी के सदस्य चोरी की बाइक को ठिकाने लगाने का काम करते थे। यानी कि ये सदस्य बाइक को कम दामों में खरीदते थे। ये चोर इतने शातिर हैं कि शहर से चोरी की गई बाइक को ये गांव में बेचते थे ताकि पुलिस की नजर से बच सके। गैंग को पकड़ा गया है जिसके 4 आरोपी जो केसली से हैं। चारों आरोपियों से पूछताछ में 2 पहिया वाहन की चोरी सामने आई है। इन्होंने कुल मिला के 28 वाहन जो है शहरी क्षेत्र से चोरी करे हैं, जिसमें से 10 वाहन जो है थाना गोपालगंज क्षेत्र के हैं और अन्य थाना क्षेत्रों के हैं। और अभी तक पूछताछ में कुल 28 वाहन पुलिस को बरामद हुए हैं। चारों आरोपियों के अतिरिक्त जो वाहन खरीदार थे, जिनको ये जानकारी में था कि ये चोरी के वाहन है और उन्होंने खरीदे हैं, उनको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। ऐसे 10 आरोपी हैं। गिरोह के सभी सदस्य केसली के रहने वाले हैं, जिनकी नजर उन वाहनों पर होती थी जो शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खड़े हों या बिल्कुल सुनसान जगह। बाइक चोरी करने के बाद उन्हें गांव में बेचा जाता था। दरअसल गिरोह इस बात को मानता था कि गांव में पुलिस चेकिंग नहीं होती और गांव में चोरी की गाड़ियों को आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता है। सामान्यतः जो बाइक चोरी होती है उसमें ऐसे इलाकों से जहां पे एक साथ पार्किंग में वाहन खड़े हों या कोई एकांत में वाहन खड़ा हो, ऐसे वाहनों का अटेम्प्ट किया जाता है। तो ये भी शहरी क्षेत्र में चूंकि काफी वाहन शहरी क्षेत्र में होते हैं जो एक साथ एक स्थान पे खड़े होते हैं, तो वहां से वाहन को चोरी करके ले जाते थे और बेचना इनको ग्रामीण क्षेत्रों में बेचते थे, जिससे कि चेकिंग के दौरान या अन्य किसी उससे वो सामने ना आए वाहन, तो वहां पर उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। पुलिस ने इनके पास से 28 बाइक बरामद की है। निश्चित तौर पर पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। साथ ही उसे इस बात का एहसास भी है कि गिरोह का पर्दाफाश होने से बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ क्राइम कवरेज में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।